साथियों नमस्कार। श्री सीताराम। ज्योतिष सीखने के क्रम में पाठ संख्या 25 पर पहुंच गए हैं हम लोग आज। और इस 25 में हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिष के कुंडली में सबसे आखिरी और रहस्यमय भाव, द्वादश भाव के बारे में। ज़्यादातर लोगों का द्वादश भाव के बारे में विचार ज़्यादातर खर्च, व्यय और नुकसान की तरफ ही सीमित है। सच्चाई जबकि इससे परे है। ये व्यक्ति को उसके विदेश के साथ क्या संबंध होंगे और विदेश से क्या इनकम और क्या व्यय होंगे, इसके बारे में बताता है। आध्यात्म की तरफ द्वादश भाव ही जोड़ता है और मोड़ता है, क्योंकि भौतिक भाव का ये 12वां है। यही भाव आपको मोक्ष भी ले जाता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का अंतिम त्रिकोण है। अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव मजबूत है या फिर एक्टिव है, यहाँ पर शुभ अशुभ जो भी ग्रह हैं वो हैं और उनका समय चल रहा है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। द्वादश भाव को अधिकतर जो लॉस बोलते हैं, बेसिकली उसको समझने की जरूरत है। लॉस नहीं, वो लेट गो का भाव है। त्यागना ही सिखाता है द्वादश भाव। इंसान किसी चीज़ को लेके ज़्यादा पोसेसिव जो होते हैं, किसी दुख को, कुछ उनके थॉट्स ऐसे होते हैं, कुछ उनकी मेमोरी ऐसे होती हैं, वो वहाँ से अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अगर ये भाव आपका एक्टिव है तो आप ये मान के चलिए कि उससे ये लोग बाहर आ सकते हैं। डेफिनेटली इसको खर्च का भी भाव कह सकते हैं और है भी। लेट गो में जब कोई चीज़ें आप इंटेंसली जाने देते हैं एज ए कीमत के रूप में किसी में, तो उसी को खर्च का भाव कहने लगते हैं। जब अनइंटेंसली आपसे कोई चीज़ें चली जाती है तो उसको लॉस कहते हैं। जब कई बार आप खुद को दुनिया से अलग करते हैं तो वो लेट गो और आइसोलेशन की तरफ में आ जाता है। तो यही तीनों खर्च, आइसोलेशन, त्याग और लॉस का ये जो है भाव है, अलग अलग विषयों के संबंध में है। द्वादश भाव जो है अवचेतन मन, अवचेतन मन जो हिंदी में नहीं समझ पाए, सबकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें आपके मन में चलता है, उस मन के नीचे जो पैटर्न चल रहा होता है, जहाँ से वो थॉट जनरेट करता है आपके मन का, वो सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए इसको अध्यात्म या इस भौतिक दुनिया से परे की दुनिया के बारे में बोलते हैं। यही द्वादश हाउस, यहाँ पर बैठे हुए ग्रह ही डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति को इस जीवन के बाद उसको मोक्ष या मुक्ति मिलना है कि नहीं मिलना है। इसमें इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। डेफिनेटली और भी उसमें योग देखे जाते हैं, बट जो वो एक होते हैं ना, कहते हैं FPR, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पॉइंट या पर्सन, तो वो यहीं पर आएगा। द्वादश हाउस होता है और इसमें बैठे हुए और इसके मालिक ग्रह ही उसको डिसाइड करते हैं। द्वादश भाव से वो सब पता चलता है व्यक्ति के बारे में जो उसके आप बाहर से उसको पता नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या है, वो सब द्वादश भाव से ही पता चलता है। रोज के खर्चे, मेडिकल खर्च, दान पुण्य, गुप्त सत्र, इन सब की गणनाएं भी द्वादश भाव से होती हैं। देखिए, हर खर्च गलत नहीं होता द्वादश भाव में। अगर इसमें अच्छे ग्रह बने हुए हैं, बैठे हुए हैं और अच्छे योग बन रहे हैं, तो यही व्यक्ति अपनी लग्जरी पर, कंफर्ट पर, शुक्रादि ग्रह अगर यहाँ पर इसको प्रभावित कर रहे हैं तो आज पर व्यक्ति खर्चा करेगा। अगर अशुभ ग्रह बन गए या कुछ ऐसे ग्रह उसमें बैठ गए, उनका कॉम्बिनेशन आ गया, तो क्या होता है, वो कई बार फोर्सफुल खर्चे होते हैं, मजबूरी में लोग खर्च करते हैं। जैसे मेडिकल बिल पे आ गया, कोर्ट कचहरी आ गया, यहाँ के खर्चे होते हैं। पैसों का लीकेज होना यहाँ से आता है। लोग बोलना फिर ये शुरू करते हैं कि पैसा तो उनके पास आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है। इस तरह की स्थिति में द्वादश भाव को देखना आवश्यक हो जाता है। अगर आप में से भी किसी की कुंडली में चेक कीजिएगा, अगर इस तरह के योग बन रहे हैं, बेवजह के पैसे खर्च हो रहे हैं, फोर्सफुल पैसे आप मजबूर हो जाते हैं, तो उनसे चेक कीजिएगा कि द्वादश भाव के साथ क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसमें कौन से ग्रह हैं बैठे हुए हैं या उनके लॉर्ड कौन है और उनके लॉर्ड के किन किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो। द्वादश भाव और विदेश, देखिए द्वादश भाव का आपके विदेश से गहरा संबंध होता है, क्योंकि उसको ऐसे समझिए, ये जो प्रथम हाउस है इसका 12th हाउस है। आपसे आप कितना दूर रहेंगे, अलगाव जो आता है, तो यही से पता चलता है। इसलिए द्वादश भाव विदेश से बहुत जुड़ जाता है। फॉरेन जॉब, सेटलमेंट आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फॉरेन कंपनियों में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी,
इसके लिए यह द्वादश भाव जब हम विचार कर रहे होते हैं, नौकरी की विचार कर रहे होते हैं, आप घर कहाँ बनाएंगे, सेटलमेंट की विचार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर द्वादश भाव, उसके स्वामी, वहाँ पर ग्रहों की स्थिति और दृष्टि का भी विचार करना जरूरी होता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सेटलमेंट के लिए या जॉब के लिए सिर्फ द्वादश भाव से नहीं विचार करते हैं, उसके साथ अब जब नौकरी की बात करेंगे तो 10th हाउस को भी देखेंगे। अब 10th हाउस का 12th हाउस के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठा गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बताते हैं। जैसे 10th हाउस के लॉर्ड मान लेते हैं जुपिटर है, बली हो इस स्थिति में, और वो यहाँ पर बैठ गई। आप ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बाहर से पैसा कमाएगा, बाहर जाकर भी कमा सकता है, और भी कॉम्बिनेशंस उसमें देखेंगे। अगर बाहर नहीं भी गया तो बाहर की कंपनी में जुड़ के या बाहर की किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपने देश में ही नौकरी करेगा, या बाहर के क्लाइंट आएंगे या बाहर के बिजनेस करेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस उसके बनेंगे। घर, गाड़ी, मकान आदि भी ये अपने बाहर के पैसों से ही बनाएगा। जब भी घर और गाड़ी की बात करेंगे या विदेश सेटलमेंट की स्पेशली बात करेंगे, तो ये हाउस 4th और 9th इन दोनों को भी देखना मत भूलिएगा उनकी गणना करते समय। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप यहीं पर जाएंगे, इसको देखेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर आप घर के लिए, गाड़ी के लिए, मकान के लिए इसको ज़रूर देखेंगे। नौकरी का विचार कर रहे हैं तो इसको ज़रूर देखेंगे इसके साथ में। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि बहुत लोग ये बोलते हैं, वो बिस्तर पे चले जाते हैं, लेट जाते हैं, बट उनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा के वो शिकार हो जाते हैं। ये द्वादश हाउस जो होता है ये वहाँ से कनेक्टेड होता है। नींद और अच्छे सपनों की जब बात होती है, मोक्ष और अध्यात्म की ये बात करती है। बेसिकली होता क्या है कि जितना शांत आपका मन रहेगा उतनी अच्छी और शुद्ध नींद और सपने आपके होंगे। तो ये भौतिक से आपको डिस्कनेक्ट करेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब लेके जाएगा, जब आपका मन शांत होगा। अब आपका मन शांत नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। अब मन नहीं शांत है तो आप आध्यात्म, स्पिरिचुअल आज की तरफ नहीं मूव कर पाएंगे। एक, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपको अच्छे सपने नहीं आएंगे, मन बेचैन रहेगा। तो इसके लिए भी आपको 12th हाउस को देखना। अब इसमें जब 12th हाउस की गणना करेंगे तो 2-3 चीज़ें इनके साथ और जोड़ेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा अभी से जो फलित ज्योतिष है उसको भी शामिल करते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें बना रहे। जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो 2 ग्रह को इसमें देखना जरूरी हो जाता है, चंद्रमा को इसके साथ और एक केतु के इसके साथ। जब भी अध्यात्म की बात होगी और मोक्ष की बात होगी तो 2 ग्रहों को देखना जरूरी हो जाता है। अब इनके साथ किनकी दृष्टि आ रही है, ये किसके साथ युत हैं, गुरु के साथ हैं, शनि के साथ हैं। अब देखिए शनि के साथ अगर आ जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर शनि मून के साथ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा योग भी बन जाता है, विष योग बन जाता है। किसी दूसरे दिन उस पर चर्चा करेंगे विष योग पर। अभी अपने सब्जेक्ट पर ही हम लोग लिमिटेड रहते हैं। तो यही अगर द्वादश भाव अच्छा रहेगा तो व्यक्ति को अच्छी नींद, अच्छे सपने और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ेगा। अगर यही कमजोर हो गया, अफेक्टेड हो गया पाप और अशुभ ग्रहों द्वारा, तो इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें होगी। आपको भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें है, किसी को ओवर थिंकिंग है, लेट जाते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आता है, तो एक बार अपने जो 12th हाउस के क्या कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बने हुए हैं वो मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल क्या कौन से लॉर्ड हैं उसके, या वहाँ पर कौन से बैठे हुए हैं, या फिर उसके लॉर्ड के साथ बाकी किस किस ग्रहों की युति बन रही है या दृष्टि आ रही है, या किसके साथ बैठे हुए हैं किस हाउस में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उससे आइडिया लगेगा। आपके लग्न का लॉर्ड शनि है और वो 12th हाउस में है, केतु के साथ है। आप चेक कर लीजिए अपनी कुंडली उठा के, अगर ऐसा है आपका भक्ति में, ध्यान में, दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने में, आप ये चेक कर लीजिएगा, आपका मन ज़्यादा लगता होगा। ये लोग अपने आप को संन्यास की तरफ, मोह माया से दूर कर लेते हैं। जब भी अध्यात्म की बात होगी तो शनि को और केतु को जरूर देखिएगा कुंडली में कि उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। अध्यात्म और भक्ति, मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा, सबसे शक्तिशाली भाव होता है ये 12th हाउस। अगर ये किसी का 12th हाउस अच्छा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, केतु, शनि आदि ग्रहों उससे प्रभावित है, आप देखिएगा ये लोग दुनिया में रहते हुए भी कई बार आपको दुनिया में मिलते नहीं है, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं। अंदर की शांति इनकी इतनी स्ट्रांग और प्रबल होती है कि बाहर की दुनिया से इनको फर्क ही नहीं पड़ता है।
अपने आप में ही मस्त मौला होते हैं। ये तो हो गया अगर शुभ ग्रह हैं और अच्छे ग्रह हैं, तो आप खुद अपने आप से दुनिया से अलग करेंगे, शांति में, भक्ति में, आध्यात्म में, मेडिटेशन में मन लगाएंगे, एकांत आप खोजेंगे और करेंगे। बट कई बार ये चीज़ें ना फोर्सफुल भी होती हैं, आप स्वैच्छिक नहीं होती हैं, आप बाध्य होते हैं करने के लिए। जैसे अस्पताल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गई कि आपको अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा, अलग वहाँ पर आपको अलग रखा गया, वो भी आइसोलेशन ही है। जेल में आपको डाल दिया गया, वो भी आइसोलेशन ही है। तो ये भी जो भी अलगाव होगा आपके अपने शरीर से, भौतिक से, वो यहीं से देखते हैं। और इसमें कई बार फोर्सफुल होता है, इसलिए जब भी जेल की विचार करनी होती है, हॉस्पिटल में कितने लंबे समय तक रहेंगे, बीमारी के लिए कोई दूसरा भाव है, बीमारी के लिए आप छठे भाव को देखेंगे, चोट चपेट सडन में इलनेस के लिए या एडमिट होने के लिए आप इसको देखेंगे। लेकिन अस्पताल में आपका जब अलगाव रहेगा लोगों से, कितने टाइम के लिए रहेगा, कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगेन अब ये अगर भाव अच्छा रहेगा तो अस्पताल में गए भी लोग तो उनकी हीलिंग अच्छी हो जाएगी। वो या कई बार हो जाते हैं, समय एक जैसा नहीं रहता। अगर जेल का भी सफ़र हुआ या अस्पताल का भी सफ़र किसी व्यक्ति का हुआ तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, नाम मात्र के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस या उसके स्वामी वो अच्छे हैं, वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो उससे बाहर निकल आते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था ना कि जो आपको दुनिया में नहीं दिख रहा है और आपके जीवन में चल रहा है, उसको यहाँ से देखेंगे। चाहे वो सीक्रेट अफेयर्स हो किसी के व्यक्ति के, उसके हिडन जो इनिमीज होते हैं, छुपे दुश्मन, सामने तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन पीछे मौका मिला नहीं, निकाल लिया छुरा, रहस्य किसी के जीवन में, वो भी यहीं से देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं ना, आप अपने मन को समझना है। मन क्या होता है? मन आपको बताता है क्या करना है, बट मन के पीछे भी तो कोई पैटर्न होता है जो चल रहा होता है, कोई फोर्स होती है जो मन को आपकी प्रभावित करती है कि क्या सोचना है और कैसे सोचना है, क्या चूज करना है। वो ये है सबकॉन्शियस माइंड, 12th हाउस। शॉर्टकट में ग्रहों का भी प्रभाव देख लेते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर हैं तो सबसे पहले इस व्यक्ति का ये ईगो, अहंकार नहीं होगा, अगर होगा तो उसको ये खत्म कर देगा, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करेगा। डिसिप्लिन में थोड़ा सा अप्स डाउन आएगा। मून अगर यहाँ पर है तो ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा एकांत में रहना पसंद करेंगे, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हो जाएंगे। मंगल यहाँ पर है तो फॉरेन रिलेटेड से लेके इनके पास काम आएगा, स्लीप की इश्यूज इनको आ सकते हैं। सैटर्न अगर यहाँ पर है, वो लॉन्ग आइसोलेशन देंगे। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसा लॉन्ग आइसोलेशन देंगे, क्या वो पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, किसकी युति दृष्टि आ रही है, किस भाव के वो स्वामी हैं, नक्षत्र आदि को उनको देखने पड़ेंगे। तो आप भी अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्पेशली सैटर्न कहाँ पे हैं और 12th के लॉर्ड कहाँ पर हैं आपकी कुंडली में। गुरु यहाँ पर आ गए तो मोक्ष का योग लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए केतु का भी देखना जरूरी हो जाता है। ये डेफिनेटली बहुत रिलेटेबल हो जाता है कि आध्यात्म से और स्पिरिचुअलिटी से तो ये व्यक्ति जुड़ जाएगा, और ना सिर्फ जुड़ेगा, उसमें बहुत स्ट्रांग रहेगा। वीनस है तो खर्चा आपका बढ़ाएंगे लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा, बेफजूल की चीज़ें कई बार आप मार्केट गए, आपको आवश्यकता नहीं है, आपने यूँ खरीद लिया, लेके घर में उठा लाए। ये है भोग, भौतिक भोग आपको अच्छा मिलेगा, बाहर से भी संबंध बनेंगे। इनके कई बार मल्टीपल अफेयर्स भी होते हैं। मरकरी अगर बुध यहाँ पर है तो एकांत में रह के ये लोग कई बार रिसर्च करना, अपनी राइटिंग पर काम करना, अपनी स्किल्स पे काम करना, उसमें ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। राहु यहाँ पर आ गए तो इसको बाहर के लोगों के साथ टहलना, घूमना, भ्रमण करना, उनके साथ उठना बैठना, ये ऑब्सेशन उसको रहता है फॉरेनर के साथ कई बार। और ये लोग आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी ये ऑब्सेस हो जाते हैं। केतु हैं तो केतु को देखते हुए ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। एक शब्द में अगर किसी ग्रह को देख कर कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा जीवन के उत्तरोत्तर में, तो वो केतु हैं। आप केतु को देख के बोल सकते हैं, बट बाकी चीज़ें भी चेक करना जरूरी हो जाती है।
पावरफुल योगा वही अगेन, केतु 12th हाउस में है तो मोक्ष की टेंडेंसी। गुरुदेव अगर वहाँ पर हैं तो अध्यात्म में बहुत स्ट्रांग होंगे। ये लोग स्पिरिचुअली लोगों को नॉलेज देना, अपनी परंपराओं के बारे में, अपने पुराणों के बारे में, ग्रंथों के बारे में सही वे में लोगों को गाइड करना, ये गुरु यहाँ पर इन शॉर्ट में कह सकते हैं। और अगर राहु हैं तो आज की भौतिक दुनिया में बाहर के साथ सेटलमेंट, टेक्नोलॉजी से ऑब्सेशन होना, आज चीज़ें रहेंगी। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद 12th हाउस के बारे में आप भी ये समझ गए होंगे कि ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन ही रहा है, गलत फहमी में ही लोग रहे हैं। ये सिर्फ व्यय का, दुख का और खर्च का भाव नहीं होता, ये उसके नाम है। लोगों ने 1 मिनट में उसके ऊपर जजमेंट कर लिया, इसको बदनाम कर दिया। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम करता है। ये त्याग सिखाता है कि होता है ना, कई बार लोग किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते, और उनके जीवन की सारी लड़ाई उसी एक पॉइंट, उसी एक रिलेशनशिप पे, उसी एक घर पे, या एक जो भी हो, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, 12th हाउस अच्छा है, तो कम से कम ये चीज़ें तो आपके साथ नहीं होंगी। आप जीवन में लेट गो, मूव ऑन करना सीखेंगे, रुकेंगे नहीं अपने जीवन में, और एक अच्छे थॉट, और जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो, आपके उत्तरोत्तर के लिए अच्छा हो, ये भौतिक को यहाँ पे प्राथमिकता नहीं रखेंगे, उसके लिए अच्छा हो, उसके तरफ आप बढ़ेंगे, और एक अच्छा शांत और सुखमय जीवन भी ये आपको देता है। जब ये बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे कि ये क्या हो, तो तुम बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। एक्चुअली में सीधा यही है, उल्टा ये नहीं है। आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें छोड़ना सिखाता है, बट आपको जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल कराता भी यही है। तो ये मान लेना कि द्वादश भाव हमेशा गलत होता है या खराब होता है, ये गलत बात है। असल में यह त्याग सिखाता है और हमें मुक्ति की ओर इंसान को ले जाता है। द्वादश भाव वो भाव है जो सब कुछ छीन कर आपको, ये कह सकते हैं कि आपसे मिलवाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर आज का ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा चैप्टर समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताते हुए जाइएगा अगर आपका विदेश में, या आपको जो मैंने बताया है कुछ अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम रहती हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में आप अप्लाई करें 3 चीज़ों के अगर, तो इनके कॉम्बिनेशन से अकॉर्डिंगली आप मुझे बता दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आप विदेश सेटलमेंट जा रहे हैं तो 12th हाउस और 4th हाउस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं या विदेश में नौकरी करना चाह रहे हैं तो 12th और 10th हाउस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट सेक्शन पे कई बार होता है कि सारी वीडियो में रिप्लाई, सारे कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर पाते, माफ़ कीजिएगा, बट अगर हमें कुछ रिलेटेबल लगता है तो हम उसको ज़रूर रिप्लाई भी करते हैं, और अगर आवश्यकता हुई तो उस टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाते हैं। ज्योतिष के जो इच्छुक हैं उनके लिए मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप पाठ को क्रम वाइज देखते रहिएगा, धीरे धीरे देखते रहिएगा। आप ज्योतिष में इतना तो मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, और अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, अगर आप अपने भाग्य को देख कर कि आपके ग्रह और दशा आपको क्या गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से लेना चाह रहे हैं, तो उसको तो आप ले पाएंगे। आप भले ही नहीं देख पाएँ कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या देने वाला, वो डीप का विषय हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपकी बेसिक्स क्या है। ये भाव व्याख्या थी हमारी, अब तक जो भाव व्याख्या का क्रम चल रहा था ये यहाँ पर आज खत्म होता है, और आगे हम स्टार्ट करेंगे ग्रहों आदि के बारे में कि कौन से ग्रह का क्या फल होता है और क्या मायने रखते हैं कुंडली में। तो आप सभी को श्री सीताराम, नमस्कार। मिलेंगे हम अपने अन्य वीडियो में। जय श्री राम।